नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दरोगा में पूछ चुका है, एग्जाम हो चुका है उसका, है ना। तो बहुत सारा सेट कर चुके हैं, है ना। और उसी का अगला सीरीज जो है आज करेंगे, है ना। तो देखिए, आज जो होगा दरोगा का क्वेश्चन जो होगा वो होगा कौन? बिहार प्रवर्तन दरोगा, जिसको बोलते हैं आप इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, है ना। इसका एग्जाम जो है 6/12/2020 को हो चुका है। तो इसी का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जीके का पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा, तो आप सुनिए। और अगर पॉसिबल है तो कॉपी कम लेके बैठिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है आज, ठीक ना। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं, देर नहीं करना है। चलिए, तो आपसे पहले हम अरेंज कर लें इसको, है ना। हाँ, चलिए ये देखिए, क्वेश्चन रहेगा बिहार प्रवर्तन का। अगर आपको दिख रहा होगा ये, है ना। तो यही सेट करना है आज। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण है। मांग में परिवर्तन कर रहा है, मतलब कि डिमांड में जो हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसका कारण पूछ रहा है कि क्या क्या कारण हो सकता है ना। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। सही बात, सही सही बात है भाई, कि उपभोक्ता के आय में अगर परिवर्तन होता है, मतलब तो क्या होगा, मांग परिवर्तन हो जाएगा, है ना। एक लिखा हुआ है संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। सही बात है, कीमत के परिवर्तन में होगा तभी चेंज होगा। और जनसंख्या में वृद्धि, इस तीनों में से कोई एक होगा ना, तो मांग परिवर्तन होगा, है ना। देखिए, अभी मांग और डिमांड और सप्लाई का जो चेन होता है, जो उसको जो पढ़ते हैं उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, इसे मान लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में आपका लिखा हुआ है आय में परिवर्तन, है ना। आय परिवर्तन। अब मान लो तो किसी का आय अगर बढ़ जाए, किसी का आय बढ़ जाए तो नहीं चाहेगा कि हम अधिक से अधिक वस्तु को डिमांड खरीद ले, है ना। किसी के पास अगर थोड़ा सा पैसा बढ़ गया तो सोचेगा कि हम मोटर कार खरीद ले, थोड़ा सा पैसा और बढ़ गया तो लग्जरी कार खरीद ले, है ना। तो पैसा बढ़ जाता है, मतलब कि आय बढ़ जाता है तो डिमांड भी बढ़ जाता है। उसी प्रकार से आय घट जाएगा तो डिमांड हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो आय में अगर परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन होगा। उसी प्रकार से एक दिया हुआ है आपका यहाँ पे कीमत में परिवर्तन, है ना। दूसरा दिया हुआ है कीमत में परिवर्तन। सही बात है, कीमत बढ़ेगा या घटेगा तब भी मांग पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। जैसे मान लो कि कोई कार जो है, अभी उसका कार का कीमत एकाएक से घट जाए, कोई कार मार्केट में है, उसका कीमत एकाएक से घट जाए तो अधिक लोग लगने लग जाएंगे, मतलब मांग बढ़ जाएगा। वही कार का कीमत एकाएक बढ़ जाए तो डिमांड उसका घट जाएगा, है ना। तो किसी वस्तु की कीमत जो है ना, उसके मांग पर प्रभाव डालता है, परिवर्तन लाता है। और एक और आपका हो गया जनसंख्या। अगर किसी देश की जनसंख्या, किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है तो अपने आप डिमांड बढ़ जाएगा, घटेगी तो डिमांड अपने आप घट जाएगा। तो ये तीनों बात, आय, कीमत और जनसंख्या, ये तीनों बात जो है ना, मांग में परिवर्तन लाता है, ठीक ना। मांग परिवर्तन लाता है। आय बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा, आय घटेगा तो मांग घट जाएगा। उसी प्रकार से कीमत बढ़ेगा तो मांग बढ़ जाएगा, कीमत घट जाएगा तो मांग भी घट जाएगा। जनसंख्या जहाँ पे अधिक रहेगी तो मांग अधिक रहेगा, जनसंख्या कम रहेगा तो डिमांड भी कम रहेगा, है ना। यही एक इसका एक जस्ट उल्टा होता है, मांग का जस्ट अपोजिट होता है। एक होता है लोचदार वस्तु, एक होता है निम्न वस्तु, एक होता है निम्न वस्तु, है ना। कहीं पे अगर आपको दिख जाए निम्न वस्तु, तो निम्न वस्तु जो है ना, इसका उल्टा होता है। मतलब कि आय अगर बढ़ रहा है ना, तो निम्न वस्तु जो है उसका डिमांड जो है, मांग जो है घट जाएगा। इसका उल्टा होता है उसमें, है ना। उसको बोलते हैं निम्न वस्तु को बोलते हैं घटिया वस्तु भी बोलते हैं। तो इसमें उल्टा होता है, दोनों को लगना है। तो इसमें से जो आंसर होगा कौन होगा, आप आंसर जो होगा से ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मतलब कि इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। देखिए, लोएस्ट चट्टान जो होता है ना, वो होता है परतदार चट्टान। लोएस्ट चट्टान कैसा होता है, परतदार चट्टान। और जहां भी आपको दिखे शब्द लोयस, लोयस मैदान दिख जाए, लोयस चट्टान दिख जाए, या सिर्फ लोयस दिख जाए, लोयस उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पे मरुस्थल द्वारा मिट्टी बालू को जो है उड़ा के लाया जाता है ना। मतलब मरुस्थल से बालू किसी तरह से उड़ गया हवा द्वारा और कहीं पे आके जमा हो गया तो उसको बोलते हैं लोयस। अब बालू बिछेगा कहीं पे जाकर रहेगा तो क्या क्या होगा, परत दर परत बिछेगा। तो ऐसे भी उसको आप रख सकते हैं कि परतदार चट्टान बनाता है, कि कौन होता है, लोयस कैसा होता है, परतदार होता है, ठीक ना। तो एक हो गया ये। ऐसा संबंधित क्वेश्चन और होता है इसी तरह से, जैसे यहाँ पे हो गया लोयस, है ना। एक इसी में रहेगा आपको
इसी में एक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आपको देखने के लिए, पेडिमेंट। हाँ, पेडिमेंट, अगर आपको कहीं पर दिख जाए पेडिमेंट क्या होता है ना, तो पेडिमेंट उस क्षेत्र को कहते हैं, उस भूभाग को कहते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई पहाड़ है ना, पहाड़ यह है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ है और इसका यहाँ पे ढलान है, तो पहाड़ का जो निचला भाग होता है जस्ट यहाँ पे, इसको बोलते हैं पर्वत पाद, है ना, जिसको पर्वत पाद बोलते हैं या पर्वत पादी ये बोलते हैं, मतलब पहाड़ के जस्ट नीचे वाला भाग को क्षेत्र को बोलते हैं पेडिमेंट, इसको पेडिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। एक आप देखिए होता है पलाया, एक शब्द कहीं पे अगर आ जाए पलाया, तो पलाया उस क्षेत्र को कहते हैं, या एक प्रकार का झील होता है ये पलाया, पलाया उस झील को कहते हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं। जैसे मान लो कि वही है, मरुस्थल में कोई नदी बह रही है ना, तो मरुस्थल में जो नदियां बहती है ना, वो अगर वर्षा के सीजन है तो साल भर बहती रहती है, मतलब कि आगे तक जाती है, लेकिन वर्षा सीजन खत्म होने पर जो है ना, जहाँ जहाँ पे गड्ढा रहेगा, जहाँ जहाँ पे इसका क्षेत्रफल अधिक रहेगा ना, वहाँ पे पानी जो है जमल रह जाता है। इसी क्षेत्र को, इसी भाग को कहते हैं पलाया, इस भाग को बोलेंगे क्या, पलाया। इसी में से होता है एक यारडांग, एक याद रखिएगा यारडांग। यारडांग जो होता है ना, कोई मान लीजिए कि कोई जो है ना मुलायम चट्टान है, मुलायम चट्टान जो है ना, वो अगर सीधे सीधे पवन के दिशा में रहता है, वो सीधे सीधे हवा की दिशा में रहेगा, पवन की दिशा में रहेगा ना, तो मुलायम चट्टान जो है धीरे धीरे कटते रहता है, धीरे धीरे कटते रहता है, और कट कट के जो है ना एक नली नुमा रचना बनाती है, उसी भाग को कहते हैं यारडांग, है ना। तो ये सवाल याद रखिएगा, है ना, पलाया हो गया, पलाया हो गया, यारडांग हो गया, और एक वो क्या बोले थे, पेडिमेंट हो गया, लोयस हो गया, ये सबको आपको थोड़ा सा यहाँ से याद रखना है। हाँ, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर में कि D2O का अधिकतम प्रयोग होता है, मतलब कि D2O का अधिकतम प्रयोग कहाँ पे होता है। देखिए, D2O को बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल भी इसी को बोलते हैं। तो इसका प्रयोग होता है अधिकतर कहाँ पे, इसका प्रयोग होता है अधिकतर परमाणु रिएक्टर में बोल सकते हैं, परमाणु भट्टी में बोलते हैं। परमाणु भट्टी में भारी जल का प्रयोग होता है मंदक के रूप में, इलेक्ट्रॉन को मंद करने के इसका प्रयोग होता है, धीमा करने के लिए होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, हाँ परमाणु भट्टी दिया हुआ, तो परमाणु भट्टी इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये सवाल पूछेगा D2O का खोज किया था कौन, प्रिस्टल इसका खोज किया था, और यही पूछेगा इसका परमाणु संख्या, इसका परमाणु भार कितना होता है, तो बोलिएगा 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, 18 AMU इसका परमाणु भार होता है ना D2O का। इसका प्रयोग कहाँ पे, परमाणु भट्टी में होता है, किस रूप में, मंदक के रूप में होता है। तो ये सब बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, मतलब जाइलम का कार्य क्या है, किस लिए उत्तरदायी है ना। तो जाइलम उत्तरदायी जो होता है वो होता है जल परिवहन के लिए। जाइलम तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये तो बहुत बच्चा लोग क्वेश्चन है। जाइलम जल ले जाता है ना, जाइलम ले जाता है जल, और फ्लोएम ले जाता है कौन, खाद्य खनिज लवण और भोजन, जिसको फूड बोलते हैं। लेकिन वहाँ से थोड़ा सवाल बनेगा, इसमें थोड़ा सा बढ़िया सवाल बनेगा ये कि जाइलम जो है ना, मुख्य रूप से 4 प्रकार के कोशिश बना रहता है, और उसी प्रकार से फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ था। तो दोनों याद रखना है ना। आप पूछ देगा उनमें से कौन कौन कोशिका होता है, किस किस कोशिकाओं से मिलकर जाइलम बना रहता है, किस किस कोशिकाओं से मिलकर फ्लोएम बना हुआ होता है ना। जाइलम फ्लोएम जो है ना, ये उत्तक है, तो उत्तक कैसे बनेगा, कोशिका से। और याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन और भी कि जाइलम और फ्लोएम जो है कैसा उत्तक है, तो यहाँ से रखिएगा ये है जटिल उत्तक। जाइलम फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला जटिल उत्तक है ना, जाइलम और फ्लोएम। इसी को मिला के, जाइलम और फ्लोएम को मिला के बोलते हैं संवहन बंडल, क्योंकि ये जो है ना पदार्थों को, चीज़ों को, जल को, भोजन को क्या करता है, संवहन करता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अगर जल रहेगा तो जड़ से पत्ती की ओर ले जाएगा, अगर भोजन रहेगा तो पत्ती से जड़ की ओर, बाकी ब्रांच शाखाओं की ओर जाएगा, है ना। तो संवहन मंडल भी इस दोनों को मिला के कहते हैं। इसी में सवाल रहता है, ये क्या हो गया, जाइलम फ्लोएम क्या हो गया, जटिल उत्तक। और इसमें रहता है एक सरल उत्तक कौन होता है, तो सरल उत्तक होता है 3 प्रकार के होता है, और इससे पिछले बार क्वेश्चन में भगवान के पूछा था क्वेश्चन, है ना। आप सुने उनका भी, पैन कायमा, कोलिन कायमा और आस्क्लेरन कायमा। तो पैन कायमा हो गया, कोलिन कायमा हो गया और आस्क्लेरन कायमा हो गया, ये सब तीनों जो है ना, ये है सरल उत्तक, और बाकी दोनों है जटिल उत्तक, है ना। तो ऐसे सवाल यहाँ पे बनते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर सवाल रहे कि जाइलम जो है किस किस कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, तो जाइलम में जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार की कोशिका होता है। एक होता है वाहिका, वाहिनिका, एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा, और होता है जाइलम तंतु। इस प्रकार से 4 कोशिका, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु, 4 कोशिका से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार से फ्लोएम भी 4 कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। फ्लोएम में होता है कौन कौन, फ्लोएम में होता है वाहिका, फ्लोएम में होता है चालनी नलिका, सह कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु।
इस प्रकार से 4 कोशिकाओं से दोनों मिलकर बन रहा है। तो बढ़िया से यहाँ क्वेश्चन बनेगा, आपको ध्यान रखना है यहाँ से, है ना। क्वेश्चन नंबर बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आगे में है कि 5वां नंबर में कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है, ये भी इजी क्वेश्चन है ना। क्षुद्र ग्रह जो होता है ना, मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के जो बीच छोटे छोटे ग्रह होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, है ना। मंगल और बृहस्पति के बीच के ग्रह को बोलेंगे क्या, क्षुद्र ग्रह। ये टुकड़े को बोलते हैं क्या, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, है ना। यहाँ से कई बार सवाल ये बनता है कि एक तो ये पूछ देगा कि सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह को सजाइए, या कौन कौन है इसे ये पूछ देगा। और एक पूछ देगा कि आकार के क्रम से सजाइए, कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इस तरह से। तो ये दोनों हम बता देते हैं ट्रिक से, दोनों का देखिएगा ट्रिक से, है ना। ट्रिक तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, बाकी बात तो अगर आप है तो बहुत बढ़िया है ना। तो थोड़ा ट्रिक से आसान हो जाएगा आपको याद करने में। देखिए, अगर पूछते हैं कि सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह किस नंबर पे आता है ना, तो उसके लिए याद रखना है ट्रिक, मेरे भी अर्थ मजे से सुन, ऐसा रखना है आपको, इस तरह से रखना है आपको, मेरे भी अर्थ मजे से सुन, मजे से सुन, है ना, बस इसको रखना है। ये हो जाएगा सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की ग्रहों का जो अथी है ना। मेरे से जगह मरकरी, मरकरी मतलब बुध को कहते हैं, है ना। बी से जगह वीनस, शुक्र, इसको वीनस शुक्र हो गया। फिर अर्थ है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इस तरह से ये हो जाएगा सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति। ये हो गया मेरे भी अर्थ मजे से सुन, याद रख सकते हैं। एक होता है आकार के हिसाब से, मतलब सबसे बड़ा कौन है उसका कौन है, सबसे बड़ा पहले लिखते हैं, तो इसका रखिएगा बाह अर्थ, है ना, नहीं बाह शनि, है ना, ऐसा इसको रखना है बाह शनि। अब अर्थ भी मार्स बढ़ाएगा, ऐसा रखिएगा तो काटा जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपको आकार के हिसाब से, मतलब सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, इधर बड़ा से छोटा होते गया, इधर देखो कौन कौन है। पांच बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अर्थ, वीनस, मार्स, बृहस्पति। इस तरह से हो जाएगा आकार के हिसाब से, हो जाएगा सूर्य से दूरी के हिसाब से। तो दोनों को याद रखिएगा, बहुत इजी ट्रिक है, इसको आप याद रख सकते हैं, है ना। मेरे भी अर्थ मजे से सुन, और बाह शनि अब अर्थ भी मार्स बढ़ाएगा, बाह शनि अब अर्थ भी मार्स बढ़ाएगा। तो ये किससे, आकार से, और मेरे भी अर्थ मजे से सुन, तो सूर्य से दूरी के क्रम में, ठीक ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, योग दिवस के बारे में पूछ रहा है सवाल, है ना। तो योग दिवस जो मनाया जाता है ना, वो मनाया जाता है 21 जून को, 21 जून को योग दिवस। 21 जून को 3 दिवस मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उस दिन मनाया जाता है संगीत दिवस, और उसी दिन मनाया जाता है हाइड्रोग्राफी दिवस, हाइड्रोग्राफी डे, है ना। तो 21 जून को 3 दिवस, संगीत दिवस, योग दिवस और हाइड्रोग्राफी दिवस। अब यहाँ से जब बात आ गया है जून के, तो जून में, जून मंथ में जितना भी होता है आपको डे, मतलब कौन कौन सा दिवस, किस किस दिन कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, वो सब को यहाँ से बोल देते हैं, थोड़ा सा नोट करिए, याद करिएगा, है ना। जितना भी देखो जून महीना में जितना भी डे होता है ना, उसको थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देते हैं, हाँ। देखिए जून के जो फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट वीक नहीं, फर्स्ट डे, मतलब कि 1 जून के होता है दुग्ध दिवस, मिल्क डे, है ना। 1 जून को मिल्क डे। 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना, तो 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना दिवस, है ना। 3 जून को होता है साइकिल दिवस, और 5 जून को होता है पर्यावरण दिवस। 7 जून को होता है विश्व खाद्य दिवस, सॉरी खाद्य सुरक्षा दिवस, 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस, और 8 जून को होता है महासागर दिवस, पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। 8 जून को महासागर दिवस, और 8 जून को ही मनाया जाता है विश्व ट्यूमर दिवस, ट्यूमर जो कैंसर का छोटा भाई को ट्यूमर बोलते हैं, है ना। तो 8 जून को क्या क्या, 2 चीज, महासागर दिवस और ट्यूमर दिवस, ठीक है। उसको याद रखिएगा। 9 जून को जो है ना, 9 जून 1899 ईस्वी को बिरसा मुंडा के मतलब देहांत हो गया था, है ना। तो 9 जून को मनाया जाता है बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि, याद रखेंगे। और 9 जून से आ जाता है 12 जून, 12 जून में आता है बाल श्रम निषेध दिवस, बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है।
14 जून में 14 जून में मनाया जाता है रक्तदान दिवस, सॉरी रक्तदाता दिवस, रक्तदाता दिवस या रक्तदान दिवस। यहीं पर रहेगा स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, तो होता है 1 अक्टूबर के, स्वैच्छिक रक्तदान तो 1 अक्टूबर, वही रहेगा रक्तदाता दिवस, तब यहाँ पर रहेगा 14 जून, है ना। 15 जून को होता है पवन दिवस, जिसको एयर डे बोलते हैं, पवन दिवस। 16 जून को होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। 16 जून में होता है संप्रेषण दिवस, जिसको बोलते हैं रेमिटेंस डे। रेमिटेंस डे मतलब संप्रेषण दिवस का मतलब होता है अगर कोई विदेश में रह रहा है आदमी और उसका कोई परिवार भारत में है, तो विदेश से जो पैसा भेजता है ना, उसको बोलता है संप्रेषण, रेमिटेंस डे बोलते हैं, है ना। तो रेमिटेंस डे होता है 16 जून के, है ना। और 17 जून में भी वो क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में। 17 जून को मनाया जाता है क्या, 17 जून मनाया जाता है मरुस्थल एवं अनावृष्टि क्षेत्र, मरुस्थल एवं अनावृष्टि क्षेत्र के रोकथाम दिवस, है ना। 17 जून को। 18 जून को मनाया जाता है गोवा का क्रांति दिवस, है ना। और 20 जून को बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत बार पूछते रहता है रेलवे एसएससी में भर के, विश्व शरणार्थी दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को तो ये जो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, योग दिवस, संगीत दिवस, हाइड्रोग्राफी दिवस, ये सब मनाया जाता है 21 जून के, है ना। तो ये सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है आप याद रखिएगा। एक और इसमें है 26 जून को, 26 जून को बनाया जाता, बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा हुआ कहीं पे, हमको याद नहीं है कहाँ पे, लेकिन पूछा हुआ है। 26 जून को मनाया जाता है आपको मादक द्रव्यों के सेवन के रोकथाम दिवस, मादक द्रव्यों के सेवन के रोकथाम दिवस 26 जून को। और 27 जून को भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में, एमएसएमई मतलब कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के दिवस मनाया जाता है 27 जून को, ठीक ना, याद रखेंगे 27 जून को एमएसएमई दिवस इसे मनाया जाता है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन जो है आपको हर हाल में सब आना चाहिए, है ना, जून वाला। एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका, कौन महीना दिया हुआ था, एक ऑप्शन दिया हुआ था आपका जुलाई का, है ना। 11 जुलाई दिया हुआ है, 11 जुलाई को मनाते हैं क्या, जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को मनाते हैं मुख्य रूप से क्या, जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को, है ना। अगर बात करें थोड़ा सा 1 जुलाई के भी, है ना, जुलाई को मनाते हैं। जुलाई में बहुत सारे दिवस मनाते हैं, जो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जल्दी से बोल देते हैं, टाइम कम लग जाएगा, है ना। जुलाई के 1 जुलाई को मनाते हैं 3-4 दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई को मनाते हैं, सबसे पहले रखिएगा। अच्छा, जुलाई के महीना में 3 गो बहुत फेमस जो स्टेट मतलब राष्ट्र है, मतलब देश, कंट्री है, उसका दिवस मनाते हैं, है ना। जैसे 1 जुलाई को हो गया कनाडा दिवस, 4 जुलाई को होता है अमेरिका दिवस, और 14 जुलाई को होता है फ्रांस दिवस। तो यहाँ से तीनों रखना है, 1 जुलाई कनाडा, 4 जुलाई अमेरिका और 14 जुलाई फ्रांस दिवस मनाया जाता है। बढ़िया पूछा। 1 जुलाई को मनाया जाता है और भी कुछ। 1 जुलाई को मनाते हैं डॉक्टर डे, है ना। 1 जुलाई को ही मनाते हैं एसबीआई का स्थापना दिवस, एसबीआई दिवस। और 1 जुलाई को ही मनाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। और 1 जुलाई को ही मनाते हैं आप ये सहकारिता दिवस। तो 1 जुलाई के 4 गो हो गया ना, कनाडा दिवस, डॉक्टर दिवस, एसबीआई दिवस, सहकारिता दिवस, 4 गो होता है 1 जुलाई, सिर्फ 1 जुलाई के। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारा बनते रहता है ना। चलिए, तो जुलाई, भारत की जुलाई में बहुत सारा मनाया जाता है, तो थोड़ा धीरे बाद में करेंगे, एक बार आपको भी याद नहीं हो पाएगा। कहाँ गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता है। तो ये है पीटी उषा। तो करंट अफेयर को उतना करेंगे नहीं, क्योंकि करंट अफेयर जो है नया पढ़ना होता है हमेशा। तो करंट अफेयर नया पढ़िएगा, करंट अफेयर में इसको ज़्यादा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। तो सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है बांग्लादेश से। भारत का जो सबसे लंबा सीमा बनता है किससे, बांग्लादेश से बनता है, बांग्लादेश से, है ना। और बांग्लादेश जितना भी देखो देश से लगता है भारत की सीमा, सबसे कितना कितना डिस्टेंस लगता है और कौन कौन राज्य लगता है उससे, वो सब हम बताते हैं, जल्दी जल्दी सुनिएगा। अगर बात रहे बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश से लगता है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर लगता है बांग्लादेश से। उसके बाद लगता है चीन से 3488 किलोमीटर। उसके बाद लगता है आपको पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, है ना। उसके बाद लगता है 3323 किलोमीटर हो गया। उसके बाद आता है आपका 17 नेपाल में होता है 1751 किलोमीटर। म्यांमार से लगता है 1643 किलोमीटर। और ये लगता है भूटान से 699 किलोमीटर। तो सब देश का देखिएगा इससे, है ना। सबसे अधिक हो गया किसका, बांग्लादेश का। सबसे कम हो गया भूटान का। हालांकि अफगानिस्तान से लगता है, लेकिन अफगानिस्तान से लगता है हमारा एलओसी, तो उतना हमको उतना उससे मतलब है नहीं, मतलब नहीं बराबर लगता है वो,
क्योंकि वो हमारे क्षेत्र में है नहीं अभी। तो सबसे कम हो गया किसका, भूटान का 699 किलोमीटर के आसपास है भूटान का क्षेत्र, है ना। यही पूछते हैं कि बंगाल से कौन कौन सा राज्य लगता है, बंगाल से कौन कौन सा राज्य लगता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा ट्रिक याद रखने के लिए। और कोई नहीं, अगर ऐसे याद है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी कितना याद रखता है, लेकिन क्या होता है ना, ऐसे याद रखने पर जल्दी से भूल जाते हैं बार बार, क्योंकि बहुत एक से अधिक देश, एक से अधिक राज्य से लगा हुआ है, एक से अधिक स्टेट से लगा हुआ है, राष्ट्र से लगा हुआ है, तो ऐसे में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, भूल जाते हैं। तो इसको अगर इजी याद रखना है तो याद रखिएगा ऐसे, जैसे मान लीजिए रहेगा बांग्लादेश, बांग्लादेश याद रखना है तो आपको याद रखना है क्या, बांग्ले में आ मित्र, ऐसा याद रखना है, बांग्ले में आ मित्र। ये यहाँ से हो जाएगा जितना भी राज्य लगा हुआ है बांग्लादेश से, उसमें जिससे हो जाएगा बांग्लादेश, मेघालय, ये हो जाएगा असम, मिजोरम, त्रिपुरा, इस तरह से मिजोरम और ये त्रिपुरा, ये सब हो जाएगा ये सब। तो यहाँ से गिन भी सकते हैं कि कितना राज्य लगा हुआ है, सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कितना राज्य लगा हुआ, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कौन कौन राज्य लगा हुआ है, तो यहाँ से भी ये भी हो सकता है, ठीक ना। एक रहेगा अगर चीन से, अच्छा बांग्लादेश से कितना लगा था, बांग्लादेश से लगा था कितना सीमा, 496 किलोमीटर, 496 किलोमीटर, 496 किलोमीटर लग रहा था। यही रहेगा चीन से, तो चीन से होता 3488 किलोमीटर लगता है ना। और कौन कौन सा देश लगता है, तो इसको ऐसा रखिएगा आरओसी, इसको रखना है इसे ट्रिक से, आरओसी जाम से, ऐसे लिखना आरओसी उतरा ही जाम से नहीं सी करना है इसको, बस ये कहानी है ना। चीन से क्या, आरओसी उतरा ही जाम सी, तो आप समझना है यहाँ से हो जाएगा क्या, अरुणाचल प्रदेश, उधर से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, है ना। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, रखिएगा आरओसी उतरा ही जाम सी। तो ये जगह चीन से लगने वाला सीमा। और कौन सी जगह ये लेते हैं, और कोई ऑप्शन दिया होता है इसमें, ऑप्शन क्या दिया था, जो ऑप्शन दिया उसी को आंसर करेंगे, क्या था, अच्छा वो नेपाल है ना, नेपाल है, तो नेपाल से कितना लगा था, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर लगता है नेपाल से, है ना। अब इसमें कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है, तो आप देखिएगा इसमें नेपाल से उत्तर पश्चिम से बिहार, बस इतना देखना है ना, उत्तर पश्चिम से बिहार, देखो क्या लिखे हैं, उत्तर पश्चिम से बिहार, कहानी खत्म। कौन कौन लगता है नेपाल से, देखो उत्तर से रखना है, उत्तर से रखना है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दोनों उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, पश्चिम से पश्चिम बंगाल, से सिक्किम, बिहार, है ना, ये सब लगता है नेपाल से। तो ऐसे करके आप इसका याद रख सकते हैं, किसी भी जो राज्य लगता है उसका पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य जो भी है सब, कितना डिस्टेंस लगता है, कौन कौन राज्य लगता है, ये सब कुछ आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक ना। चलिए और अब होगा क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला कौन है, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 में है कि जब पानी जमता है, मतलब बर्फ में बदलता है, तो इसका आयतन क्या होता है। जब पानी जम जाएगा तो इसका आयतन क्या होगा, घट जाएगा। ऐसे भी पता होगा कि जो ठोस होता है उसका थोड़ा सा आयतन कम होता है, जो द्रव होता है उसका आयतन थोड़ा अधिक होता है, और जो गैस होता है उसका आयतन थोड़ा सा और अधिक होता है ना। जो ठोस होते हैं उसका कण कैसा होता है, जैसे मान लो ठोस है, इसका कण बहुत नजदीक नजदीक रहेगा, तभी तो वो ठोस बोलते हैं। ठोस का गुण यही ना है, इसके कण बहुत सटे हुए रहते हैं, है ना। जो द्रव होता है उसका कण थोड़ा दूर दूर में रहता है ना, और जो गैस होता है उसका कण बहुत दूर दूर में रहता है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, 9th का चीज़ है केमिस्ट्री का, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि वुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं। वुश बेल्ट, देखो बेल्ट जो होता है वो तो दक्षिण अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी जो होता है ना, बहुत बेल्ट होता है, बेल्ट वेल ट्रेंड होता है दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी, तो दक्षिण अफ्रीका की जगह बेल्ट, है ना। अर्जेंटीना के होता है पंपास, अर्जेंटीना रहे, पराग्वे रहे, चिली रहे, उरुग्वे रहे, सबका होगा पंपास, या साउथ अमेरिका रहे, है ना, उसी में पड़ता है अर्जेंटीना, उसका पंपास होता है ना। ये होता है ब्राजील, है ना, उसको रखिएगा कैम्पोस रखिएगा, कैम्पोस रखिएगा ब्राजील के, है ना। एक ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का होता है डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स होता है। और न्यूजीलैंड के होता है कैंटरबरी, कैंटरबरी घास के मैदान पाया जाता है न्यूजीलैंड में, है ना। पुस्टच पाया जाता है हंगरी में, और कहाँ बोले, श्रीलंका पाया जाता है पुराना घास। स्टेपी होता है मध्य यूरोप के, है ना। प्रेरी होता है अमेरिका कनाडा के, बोलता है उत्तरी अमेरिका के। तो इस तरह से आप याद रखिएगा यहाँ से, है ना।
क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सेबास्टियन वेट्टल किस खेल समूह है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। सेबास्टियन वेट्टल फार्मूला 1 रेस का खिलाड़ी है। और इसका आप बताते हैं अभी हाल का करंट अफेयर। तो यहाँ पे देखिए हंगरी में हुआ है फार्मूला 1 रेस का कंपटीशन, विश्व चैंपियनशिप का, है ना। हंगरी में हुआ है विश्व चैंपियनशिप फार्मूला 1 रेस का। उसमें जीता है मैक्स वर्स्टापेन। तो ये करंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैक्स वर्स्टापेन जो है विश्व विजेता है अभी फार्मूला 1 रेस का, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। सबसे छोटी आर्द्र भूमि जो है इसके हिसाब से तो है रेणुका, है ना। इसके हिसाब से है कौन आपका, रेणुका है, रेणुका। लेकिन अगर आपको इसके बाद थोड़ा सा, अगर रेणुका ऑप्शन नहीं रहे, है ना, अगर आपको रेणुका ऑप्शन नहीं रहे तब करना है वेम्बनूर। वेम्बनूर भी बहुत छोटा आर्द्र भूमि है जो पड़ता है आपको तमिलनाडु में, है ना। वेम्बनूर है सबसे छोटा। अगर रेणुका नहीं रहेगा तो करना है वेम्बनूर। ये पूछेगा सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा कौन है, सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा जो है आर्द्र भूमि में सबसे बड़ा है भारत के, है ना। अगर सवाल पूछ दे कि भारत में अब तक कुल कितने रामसर साइट्स है या आर्द्र भूमि है, तो आप देखिएगा ये है कुल मिला के 80। और पहले था 75 गो, तो ये 24 में बढ़ा है, 80 गो हुआ, 5 गो नया नया बना है ना। और जो नयका बनता है वो पूछ देता है वो कहाँ है ना। जो नयका बनता है वो पूछ देता है कि जैसे वो कहाँ है। तो देखो जो नया 5 गो बना है वो बोल देते हैं। एक है अंक समुद्र। अगर कहीं पे आपको दिख जाए अंक समुद्र तो वो है कर्नाटक में। अंक समुद्र जो है ना आर्द्र भूमि कहाँ पे है, कर्नाटक में, है ना। एगो है अघनाशिनी। अघनाशिनी भी कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो अंक समुद्र, अघनाशिनी, ये दोनों है कहाँ पे, कर्नाटक में। और एगो है मगादी। मगादी ये भी कर्नाटक में ही है। तो अंक समुद्र, अघनाशिनी और मगादी ये तीनों है कर्नाटक में। तीनों जो नया नया खोजा गया है ना। और एक आपको कहीं पे दिख जाए आपको वुड सोला, है ना। एक आपको दिख जाए कहीं पे लॉन्गवुड सोला, सॉरी लॉन्गवुड सोला। तो लॉन्गवुड सोला जो आर्द्र भूमि है वो है तमिलनाडु में। क्या बोले, लॉन्गवुड सोला जो है वो है कहाँ पे, तमिलनाडु में। और एक कहीं पे दिख जाए आपको कराईबेट्टी। कराईबेट्टी पक्षी अभयारण्य है ना। ये भी क्या है, रामसर साइट सी है। ये भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में ही है। तो ऐसे सब क्वेश्चन यहाँ से रखिएगा, है ना। यहाँ सवाल बनता है कि रामसर साइट जो होता है या आर्द्र भूमि क्या होता है। तो देखिए 2 फरवरी 1971 ईस्वी के ईरान के एक शहर है रामसर, वहीं पे एक सम्मेलन हुआ था। उसमें कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र को नामित किया गया था जिसमें पारिस्थितिक पर्यावरण जो है पर्याप्त मात्रा में होती है ना। उसी को चिन्हित किया गया, उसी से उस दिन से नाम पड़ा गया, उसका नाम रखा गया रामसर साइट्स, क्योंकि रामसर में सम्मेलन हुआ था, है ना। और ये उस समय का कब हुआ, 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे या वर्ल्ड विश्व रामसर दिवस, ये आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, है ना। आर्द्र जगह भारत जो है इसमें शामिल हुआ था 82 में, 75 से लागू हुआ था ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहता है सबसे। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। सत्य शोधक समाज को शुरू किया था ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले शुरू किए थे सत्य शोधक समाज के, है ना। अगर आपको याद रहता है ना तो इसका हम हालांकि ट्रिक बताते हैं, बार बार ट्रिक याद रखिएगा इसको, है ना। देखो एक ट्रिक बताते हैं इसे, एक ट्रिक है, याद रखिएगा। सत्य है कि बालिका ज्योति पकाती है। सत्य है कि बालिका ज्योति पकाती है ना। सत्य है कि बालिका ज्योति पकाती है, बस। सत्य से जगह सत्य शोधक समाज, सत्य से जगह सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे कौन, तो ज्योतिबा फूले। और एक यही किए थे बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय की स्थापना भी किए थे ज्योतिबा फूले। और पकाते तो रखना 5 और 3, मतलब कि 1853 में इसका स्थापना किए थे, सत्य शोधक समाज के और बालिका विद्यालय के, ज्योतिबा फूले। तो इससे ऐसा रख सकते हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें
दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के बारे में तो बहुत मतलब कि इसके बारे में बोलना है। दयानंद सरस्वती जो है इसको बोले थे, नारा दिए थे सबसे फेमस, वेदों की लौटो, है ना, वेदों की लौटो, पाखंड खंडनी पताका वो किए थे, सत्यार्थ प्रकाश जो बुक था उसका रचना किए थे, है ना। और उस समय हिंदुओं को मतलब कि जो दूसरे भाषा में जा रहा था, दूसरे धर्म जा रहा था, अपना रहा था, उस वो बहुत बचाए थे वेद वेद के बारे में बता के, है ना। एक होता है गौरक्षिणी सभा की स्थापना भी किए थे, है ना। एक थे किए थे क्या, प्रार्थना समाज की स्थापना भी किए थे। तो ये सब बहुत सारे काम कर चुके हैं दयानंद सरस्वती। एक है स्वामी विवेकानंद। अच्छा, यहाँ फिर एक क्वेश्चन पूछा, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका नाम था, मूल नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त इसका मूल नाम था, लेकिन इसका नाम पड़ गया अभी क्या, इसका नाम पड़ गया स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका नाम रखा था कौन, ये था महाराजा, इसको बोलते हैं महाराजा खेतली जो है उसका नाम रख दिए थे सरस्वती, है ना। एक सवाल यहाँ से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है ना इनके बारे में कम से कम 2 बात रखना है, 2 बात स्वामी विवेकानंद के बारे में। 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, विश्व सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था अमेरिका के शिकागो में 1893 में। तो भारत से भारतीय का प्रतिनिधित्व करने गए थे ये स्वामी विवेकानंद, है ना। और उसने कहा था, उसमें जो स्पीच शुरू किए थे, अमेरिका के प्रिय भाइयों एवं बहनों, जहाँ ताली गड़गड़ाहट शुरू हुआ था, और ऐसा भाषण दिए थे कि पूरा दुनिया उस हेडलाइट में आ गया था, इंडिया के हेडलाइट में आ गया था, है ना। तो आज़ादी में जो है ना ये सब बहुत बड़ा योगदान रहा था, ठीक ना। तो यहाँ पे भाषण दिए थे, और यही साल 1897 में, 1897 में बहुत ख्याति प्राप्त हो गई इनको, बहुत प्रसिद्धि बन गया पूरी दुनिया में। 1897 में इनका गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस, तो परमहंस मंदिर की स्थापना किए थे, है ना। ये थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। आप देखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछते रहता है ना। कौन? विवेकानंद, है ना। हाँ, तो ये सब बात आपको यहाँ से याद रखना है स्वामी विवेकानंद के बारे में। और क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 में है, 14 में है, 4 में नहीं, 14 में, 14 में है। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंक, तो करंट क्वेश्चन है, करंट बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाया गया था विजया बैंक और देना बैंक। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। ये कब किया गया था? अगस्त 1932 में किया गया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है ना। मैकडोनाल्ड साहब का ये जो घोषणा था 32 वाला, ये बहुत फेमस क्वेश्चन रहा था। अब ये क्या क्या इसका घटना हुआ था, थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1928, 29, 30 ईस्वी के आसपास जो है ना, 1928, 29 और 30 ईस्वी के आसपास, उस समय तक अंबेडकर जी जो है ना, अंबेडकर साहब जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब रहे हैं, वो बहुत फेमस हो चुके थे, उनका बहुत फॉलोवर बढ़ गया था, है ना। और वही जो है अपने दलित वर्ग के लिए, अछूत वर्ग के लिए जो है ना, वो अलग से, जैसे बोले थे कि 1919 में, है ना, 1919 में नहीं, 1909 में, 1909 में जो है ना, मुस्लिम को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, निर्वाचन दे दिया अधिकार मुस्लिम को। वही चाह रहे थे, अम्बेडकर चाह रहे थे कि दलित लोगों को भी अलग से निर्वाचन दिया जाए, निर्वाचन का अधिकार दिया जाए, है ना। फॉलोवर बढ़ गया था। तो इसी सब को देखते हुए, अच्छा, अंग्रेज का नियम ही था बातों राज करने वाला, है ना। तो इसी समय 1932 में जब प्रभावी हुआ, तो 1932 ईस्वी में जो है ना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और वही जो है इसको लागू किए थे, दलित को दे देते क्या, निर्वाचन क्षेत्र, अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिए थे। और उसी के घोषणा पत्र को कहते हैं सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं। उसी को घोषणा पत्र को कहते हैं क्या? सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं, सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं। तो यही घोषणा पत्र हुआ था, है ना, सांप्रदायिक पंचायत, जो कब लगा था? 32 में। और इसके बाद यहाँ से याद रखना है, जैसे ही साम्राज्य की घोषणा किए थे, इससे थोड़ा सा पहले आइएगा ना, तो 1930 में आइए, 1930 में भारत में उस समय बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में शुरू हो गया था क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, है ना, आंदोलन। और इसमें बहुत बड़े बड़े, जितना भी उस समय बहुत फेमस बड़े बड़े नेता थे, है ना, उस सबको जेल में बंद कर दिया था, जेल में।
और उसी समय याद रखिएगा महात्मा गांधी को बंद किया था कहाँ पे, ये किए थे यरवदा जेल में। यरवदा जेल जो पुणे में है, पुणे के सेंट्रल यरवदा जेल में बंद कर दिया था गांधी को, है ना। और जब पता चला गांधी जी को कि सांप्रदायिक पंचायत लागू घोषणा कर दिया गया है, मतलब दलित को अलग निरापराध क्षेत्र दे दिया गया है, तो महात्मा गांधी इसी समय जेल में ही आंदोलन, आमरण आंदोलन कर दिए। आमरण आंदोलन आंदोलन पर बैठ गए कि जब तक हमको मतलब इसको इस सांप्रदायिक प्रणाली को मतलब रद्द नहीं करेगा, कैंसिल नहीं करेगा, जब तक हम ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे, है ना। तो उस समय महात्मा गांधी के बहुत फॉलोअर थे, बहुत महात्मा गांधी को चाहने वाला पूरा दुनिया में था, भारत में तो था ही, है ना। तो इसी समय जब इनका हाथ खराब होने लगा, इनका हाथ बिगड़ने लगे महात्मा गांधी के जेल में ही, तब अंबेडकर इनसे जाके मिले, यही जेल पुणे में ही, है ना, पुणे में मिले। और फिर उनको मना के बोले कि चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम कैंसिल करवा देंगे, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, है ना। और इसी यहीं पे 32 में ही हुआ था महात्मा गांधी और अम्बेडकर का समझौता, जिसको बोलते पुणे समझौता बोलते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इस बात रखिएगा, है ना। और कुछ ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन दिया हुआ है वो कुछ 31 में दिया हुआ है। 1931 में जो है ना, कराची में अधिवेशन हुआ था INC का, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे, है ना। और उस अधिवेशन में मांग किया गया था कि भारत के लोगों को वित्तीय जानकारी होना चाहिए, है ना। जैसा हमारे देश में कहाँ कहाँ पे कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है ना। तो वही ब्रिटिश सत्ता से जो है मांग किया गया था उसमें 32 वाला बैठक में कि वित्तीय जानकारी होना चाहिए। और इसी में मांग किया गया था एक और कि हमारा कुछ अधिकार बढ़ाया जाए। तो अधिकार बढ़ाने के बाद और वित्तीय अधिकार, ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा, 32 के घोषणा पत्र में किया गया था। बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है है ना। और इसी में एक सवाल आता है 1931 में, है ना। 5 मार्च 1931 में हुआ था क्या, महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब, 5 मार्च 1931 को। इसी का एक और नाम है दिल्ली समझौता, इसी को कहते हैं, इसी का एक नाम है दिल्ली समझौता, 5 मार्च 1931 को, है ना। और वही पता है तीनों गोलमेज सम्मेलन कौन का, 1930 में होता पहला गोलमेज सम्मेलन, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो 1930 में जो हुआ था उसमें देखो अम्बेडकर साहब जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग गए थे, लेकिन वो जल्दी पूछता नहीं है ना। पूछेगा कौन आपको पूछेगा ये कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी या कौन भाग गया था, है ना। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में, कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी अपना प्रस्ताव लेके गए थे, है ना, इस समय। तो यहाँ से देखिएगा दूसरे में। और बाकी तीनों में कौन शामिल हुआ था, तो अम्बेडकर साहब जो है तीनों में शामिल हुए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, है ना। ऐसे बात हुआ बहुत सारा वहां पे। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा शामिल है। तो भारतीय संविधान जो है उसके 8वीं अनुसूची में भाषा है, ये याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में भाषा है। और कितना भाषा है, तो 22 भाषा है। और 22 भाषा में से जो मूल संविधान था ना, उसमें मात्र 14 भाषा ही था। अब 8 भाषा जुड़ गया, मतलब कि मूल संविधान में था कितना, 14 को, और अभी है 22 को, मतलब कि 8 भाषा जो है जुड़ा हुआ है, बाद में जुड़ा संविधान बनने के बाद। तो कब कब कौन कौन सा भाषा जुड़ा हुआ है और किस संविधान संशोधन के तहत जुड़ा हुआ है, यहाँ से बहुत बड़ा सवाल बनता रहता है, हमेशा बनता रहता है। सब सवाल बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ऐसा पता होगा तो, है ना। देखो सब बारे में थोड़ा जल्दी से बोल देते हैं। देखो इसको जैसे हम लिखेंगे वैसा लिखना तो थोड़ा मजा आएगा, आपको याद रहेगा। देखो ऐसा करना, अब इधर लिखना है 21, यहाँ लिखना है 71, और यहाँ पे लिखना है क्या, 92, दोनों जोड़ के यहाँ पे जोड़ के लिखना है ये, है ना। मतलब कि 21वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन और 92 में संविधान संशोधन, ये सब है संविधान संशोधन, है ना। और ये हुआ था 1967 ईस्वी में, ये हुआ था 1992 ईस्वी में, और ये हुआ था 2003 ईस्वी में, है ना। अब कौन जोड़ा गया, जोड़ा गया कौन, में जोड़ा गया सिंधी भाषा, 92 जोड़ा गया नेमको, नेमको नेपाली मणिपुरी कोंकणी, मणिपुरी और कोंकणी में सब जोड़ा गया संविधान में 71वें संविधान संशोधन 1992 में। और 92वां संविधान संशोधन 2003 जोड़ा गया कौन, 4 भाषा, मैथिली संथाली डोंगरी और बोडो, 4 गो, तो 4 3 7 और 1 8, नेमको मणिपुरी
और कोंकणी, ये सब। तो ऐसे ऐसे 8 भाषा को जोड़ा गया था। कब कब जोड़ा गया है, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ये सब सवाल बनते रहता है। तो यहाँ से आप रखिएगा ये सब बात। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। कहाँ था, हाँ 19 नंबर हो गया, 16 नंबर हो गया था, 17 नंबर। 17 नंबर में है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा, है ना। 17वां क्वेश्चन में है किस टीपू सुल्तान को कब मारा गया था। सीधे सीधे बात है, टीपू सुल्तान को मारा गया था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, है ना। 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, मार दिया गया था। अब थोड़ा सा बात आ गया है जब टीपू सुल्तान के, तो उसके पूर्वज बात करेंगे और उसके जो राज्य है ना, कहाँ कहाँ पे शासन किया है, शासन कैसे कैसे आया था, थोड़ा से शॉर्ट जानकारी उसमें भी लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं टीपू सुल्तान के पूर्वज का, तो उसका एक एक पूर्वज है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है इसमें, है ना। टीपू सुल्तान का जो पूर्वज है, एक मगर बांधते हैं, रखेंगे। मैसूर एक शासक था उस समय, है ना। मैसूर एक क्षेत्र था कर्नाटक क्षेत्र में, कर्नाटक में मैसूर, और मैसूर में ही रहे हैं एक शासक हैदर अली, है ना। अब देखिएगा 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में मैसूर के राजा था नंदराज। तो सवाल इससे भी बनता है ना, कि अंतिम हिंदू शासक पूरे भारत में कौन था। तो अंतिम हिंदू शासक जो था यही था नंदराज मैसूर के, है ना। यहाँ से बोलता है, तो हम बोल रहे हैं कि 1761 ईस्वी में हिंदू शासक जो था नंदराज, इसको मार दिया, है ना। कौन, तो हैदर अली इसको मार के भगा दिया, हैदर अली, और मैसूर का बन गया राजा। पहली बात। दूसरी बात, हैदर अली जो है अपने पीछे बहुत बड़ा सेना इकट्ठा जमा कर लिया था, है ना, बहुत भयंकर सेना इकट्ठा कर लिया था, है ना। अब ये क्या किया, अपना क्षेत्र जो है बढ़ाने लग गया, जैसे ही किसी को हराया अपने क्षेत्र को विस्तार करने लग गया, है ना। अब ये क्या किया ना, यहाँ सवाल बनता है 1764 में, है ना, 1761 में हराया था इसको, 1764 ईस्वी में 4 क्षेत्र बहुत फेमस जो सवाल पूछते रहता है, सेदा, हेजकोट, नंदीदुर्ग और गुंडीबंडा। सेदा, हेजकोट, नंदीदुर्ग और गुंडीबंडा, ये 4 क्षेत्र को जीत गया था कब, 1764 ईस्वी में जीत गया था। कौन, हैदर अली। हैदर अली 4 क्षेत्र को जीत गया था 1764 में। और 1768 में बलाम क्षेत्र को जीत गया था, 1768 में बलाम क्षेत्र को जीत लिया था। अब इतना जब क्षेत्र जीतना एकाएक से विस्तार करने लग गया ना, तो इससे जो है ना अंग्रेज घबरा गया, कहीं इसको लगा कहीं हमको ना मार के भगा देंगे, है ना। तो अंग्रेज घबरा के क्या किया, इसने जो है ना रणनीति खेल गया। रणनीति ऐसे खेल गया ना कि अंग्रेज जो है ना हैदराबाद के निजाम, है ना, हैदराबाद के निजाम, ठीक ना, और उस समय जो मराठा शासक था, तो तीनों मिल गया, अंग्रेज, हैदराबाद के निजाम और मराठा, ये तीनों मिल गया और हैदर अली पे अटैक कर दिया, हैदर अली पे आक्रमण कर दिया, है ना। तो अब देखेंगे हैदर अली जो है आक्रमण किया, तो वहां से जो है ना चार युद्ध हुआ, है ना। इसको बोलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, मतलब कि अंग्रेज और मैसूर का युद्ध, है ना। तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 4 गो युद्ध हुआ। थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। 4 में क्या क्या हुआ है थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। देखिए, इसमें संधि भी पूछता है, कौन लड़ाई किया था, कब लड़ाई किया था, है ना, ये सब भी पूछते रहता है, तो सवाल रखना है। देखो, सबसे जो पहला युद्ध हुआ था, ये सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वह हुआ था कौन, हम बोल देते हैं, लिखाएगा नहीं लगता है, बोल ही दे जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट जो आंग्ल मैसूर जो पहला युद्ध हुआ था ना, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 1767 से लेकर के 1769, है ना। 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी में दो 3 बार चला था ये, है ना। और ये हो रहा था कौन, रहा था अंग्रेज था, हैदराबाद का निजाम था और मराठा था, ये तीनों मिल के आक्रमण किया था किस पर, हैदर अली पर, हैदर
अली पर, है ना, याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध, 1767 से 69 तक चला था, है ना। अंग्रेज, हैदर के निजाम और मराठा, ये तीनों का आक्रमण किया था किस पे, हैदर अली पर। तो हैदर अली इसमें जीता था, हैदर अली जो है ना जीत रहा था इसमें, सोचिए, तीनों का आक्रमण किया तब वो हैदर अली जीत रहा था, इतना बड़ा सेना था, इतना मतलब अपने आप को मेंटली चैलेंज किया हुआ था। जब देखा कि अंग्रेज हारने लग गया है ना, तो अंग्रेज फिर से चल दिया चाल, अंग्रेज फिर से चाल चल दिया, और ये क्या किया ना, ये क्या कर लिया, जब पता चला इसको कि हमारा कहीं इसका अंग्रेज का मद्रास में कोठी था, व्यापारी कोठी था मद्रास में, तो ये आगे कहाँ पे, हैदर अली जीतते जीतते आगे मद्रास में, तो क्या किया ना, संधि कर लिया, अंग्रेज क्या किया, संधि कर लिया, जिसको बोलते हैं मद्रास की संधि। तो ध्यान रखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर जो समाप्त हुआ है वो हुआ मद्रास संधि के तहत। बहुत फेमस क्वेश्चन पूछ रहा था बार बार कि प्रथम आंग्ल मैसूर किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो मद्रास संधि के तहत। यहाँ तक आ गया तो यहाँ पे संधि कर लिया, है ना। फिर से तीनों, अच्छा इसी युद्ध में जो है ना, हैदर जो निजाम था, हैदर निजाम जो है ना आ गया था हैदर अली में, हैदर अली से जाके मिल गया था, इसको छोड़ के भाग गया था, है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1700 कहाँ पे है, 1780 से 84, 1780 से चला था 84, 1780 से 84 चला था आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय, है ना। और इसमें जो है ना, इसी में 1782 ईस्वी में जो हैदर अली था ना, लड़ाई करते करते इसको बहुत बड़ा घाव हो गया, जख्म हो गया, इसके कारण जो 1782 ईस्वी में मर गया था, देहांत हो गया था। तो हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान जो है गद्दी पर बैठा और फिर युद्ध को जारी रखा। तो हैदर अली जो है ना, हैदर अली धीरे धीरे क्या, टीपू सुल्तान धीरे धीरे जब आया गद्दी पर बैठा तो धीरे धीरे क्या हुआ, हारने लग गया। तब देखा जब हारने लगे तो क्या कर लिया, संधि कर लिया, ये संधि कर लिया। और ये जो संधि हुआ था, यह हुआ था मंगलौर में, मंगलौर की संधि। तो आप देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर जो समाप्त हुआ था किस संधि के तहत, मंगलौर संधि के तहत 1784 ईस्वी में, ठीक ना। तो यहाँ क्या रखना है, एक रखना है आपको, द्वितीय हो गया, तृतीय आंग्ल मैसूर जो, अच्छा इसी समय जो है ना, जब यहाँ पे संधि कर लिया तो टीपू सुल्तान जो है ना, एक फ्रांस के सेना के अथी था, कमिटी समिति था, जिसका नाम था जैकोबिन क्लब, इसका नाम था जैकोबिन क्लब, है ना। तो जैकोबिन क्लब में शामिल हो गया था यही टीपू सुल्तान, और इसी का हाथी आरोप लगा के अंग्रेज की जैकोबिन क्लब में शामिल काहे हो गया, उस सेना का संगठन है ना, इस तरह से झूठा आरोप लगा के इस पर फिर से अटैक कर दिया था, और इसका कहलाया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये कब हुआ था, 1790 से चला था 92 तक, तीसरा आंग्ल मैसूर 1790 से 92 तक, ठीक ना, अब देखेंगे, है ना। और इसमें जो है ना एक संधि हुआ था लास्ट में 1792 ईस्वी में, जिसको बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था 1792 ईस्वी में। इसके तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, और श्रीरंगपट्टनम ही है जो टीपू सुल्तान का राजधानी था, इस समय बनाया था राजधानी टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम। सवाल यहाँ से ये भी पूछता है कि श्रीरंगपट्टनम, सॉरी एक सवाल पूछेगा इसे कि मैसूर का राजधानी कहाँ था, तो श्रीरंगपट्टनम, वैसे पूछेगा टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम। और देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर समाप्त हुआ था मद्रास संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर मंगलौर संधि, और तृतीय आंग्ल मैसूर श्रीरंगपट्टनम संधि। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, है ना। और इसी युद्ध में जो है ना टीपू सुल्तान का डेथ हो गया, और डेथ हो गया तो उसको फिर मैसूर को मिला लिया अपना राज्य में, अंग्रेजी क्षेत्र में, है ना। तो ऐसे ऐसे इसका घटना कुछ हुआ था, है ना। तो यहाँ से बहुत सारा सवाल बनते रहता है, कहाँ राजधानी था, जैकोबिन क्लब में कौन शामिल हुआ था, कौन सा संधि समाप्त होता, तीनों रखिएगा, पहला मद्रास, दूसरा मंगलौर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम राजधानी था, ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 18 में है कि निम्न में कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है, कौन सी कृति कबीर साहब के वाणी का संकलन है। तो कबीर साहब की वाणी का संकलन जो है ना वो है किसमें, वो है बीजक में, बीजक बुक में जो है कबीर साहब के वाणी का संकलन है, बीजक नामक पुस्तक में है। 19 नंबर क्वेश्चन में है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। तो चिपको आंदोलन जो है वो सारा वृक्षों के जंगल में काटने से रोकने के लिए, है ना, वृक्षों को जब काटता था ना, है ना, इससे आदिवासी लोग बहुत हट रहे थे, उसको हानि हो रहा था, तो इसके लिए क्या किया गया था चिपको आंदोलन। इसमें क्या होता था ना,
जैसे अगर कोई काट रहा है, ब्रिटिश लोग उसके ज़माने में था, सॉरी ब्रिटिश ज़माना नहीं, ये तो बहुत बाद की घटना है। ये घटना 1773 के 17 सॉरी कहाँ बोल रहे हैं 1900 के 1973 ईस्वी के, है ना। 1973 ईस्वी में जो है ना कुछ वहाँ पे शासक रहे होंगे या सरकार रहा होगा, वहाँ पे पेड़ को काट रहा था अंधाधुंध, और उसी पेड़ को कटने से रोकने के लिए जो है ना वहाँ पे आंदोलन हुआ था। तो क्या करता था, जब कोई आदमी सैनिक या सिपाही जाता था पेड़ को काटने के लिए ना, तो पेड़ से करके चिपक जाता था आदमी कि पहले हमको काटो तब पेड़ को काटो, है ना। तो यहाँ से अच्छा इसमें आता सवाल कि ये कौन सा समाज से बिलोंग करता था। तो बिश्नोई परिवार जो होता है, बिश्नोई समाज जो होता है, जंगल के या जंगली पशु पक्षी को बहुत चाहता है, उसको बहुत प्रेम रहता है, उससे लगाव रहता है। तो इस आंदोलन किए थे। इसमें सवाल पूछता है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो सवाल आता है कौन, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा इसके अग्रणी नेता रहे थे चिपको आंदोलन। 1773 में था, कहाँ पे, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि मुक्त पतन जिसको बोलते हैं फ्री फॉल उदाहरण है। मुक्त पतन किसको बोलते हैं, मतलब आराम से गिरना, आराम से, जैसे हम पेड़ से गिरा तो आराम से स्लोली स्लोली गिरना, है ना। अगर हम यहाँ पे सेफ पे गिराते हैं ना तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका गति बढ़ जाएगा, यहाँ छूटेगा धीरे से और नीचे जाते जाते बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, इसलिए कि जब नीचे पहुंचेगा तो इसका गुरुत्वाकर्षण बड़ा अधिक खींचेगा तो उसका गति बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है फ्री फ्लो। फ्री फॉल का मतलब होता है सब जगह उसका त्वरण जो है, एक्सेलरेशन जो है सेम होना चाहिए, है ना। और ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब उस वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करे, तभी संभव है, ऐसा संभव नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण का गति जिसमें रहेगा ना, तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था। आगरा शहर जो है उसका संस्थापक कौन था। तो जो आगरा शहर है ना उसका संस्थापक है कौन, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, है ना। लोदी वंश के द्वितीय और सबसे प्रभावशाली या प्रतिभाशाली शासक था सिकंदर लोदी था, है ना। वही क्या था, आगरा शहर की स्थापना। आगरा शहर की स्थापना हुआ था 1504 ईस्वी में, और 1506 ईस्वी में आगरा को बनाया था सिकंदर लोदी अपना राजधानी, है ना। सिकंदर लोदी लोदी वंश का द्वितीय शासक था। और ये कब से कब तक रहा था, ये रहा था 1489, मतलब कि 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक रहा था, ये शासन किया था, है ना। इसमें से एक सवाल पूछता है लोदी वंश का स्थापना कौन किया था। लोदी वंश का स्थापना किया था बहलोल लोदी। और यहाँ से सवाल बनता है बहलोल लोदी के बारे में कि बहलोल लोदी जो है ना पूरे दिल्ली सल्तनत काल में सबसे अधिक टाइम पीरियड तक शासन किया था, 38 वर्ष तक, 1451 से लेकर के 1489 तक शासन किया था, है ना। तो बढ़िया सवाल यहाँ से ये बनता है उस बहलोल लोदी के बारे में। बहलोल लोदी का स्थापना किया था। दिल्ली सल्तनत में जो है ना, जो लोदी वंश था ये पहला अफगान शासक था, पहला अफगान शासक था और यह स्थापना किया था, है ना। एक यहाँ सवाल बनता है ये ना बहलोल लोदी के शासनकाल में, मतलब राजकाल में जो है ना उसका एक था कवि जिसका नाम था मोहम्मद अब्दुल्ला। उसका नाम था क्या, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कहता था, उस अब्दुल्ला एक बुक लिखा है उसके अनुसार जो है ना कहता था कि बहलोल लोदी जो है ना अपने सरदारों के प्रति इतना वफादार था, इतना मतलब उसको मानता था कि जब उसका सरदार से बात करता था ना तो हमेशा खड़ा ही रहता था, बैठता नहीं था। जैसे ना राजा सिंहासन पर बैठ गया, बात कर रहा है मंत्री लोग से, तो ऐसा नहीं, सरदार के सामने हमेशा खड़ा होकर बात करता था, है ना। और बात करते हैं सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी कब से करता था, वही 1500 कहाँ पे 1489 से लेकर के 1570 तक रहा था ये, है ना। और सिकंदर लोदी के बारे में बहुत सारा सवाल बनता रहता है। सिकंदर लोदी के बारे में बहुत फेमस कहानी ये है ना कि ये भूमि को नापने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया था। गज ए सिकंदरी होता था, जो तो जनरली सवाल सब जानता है, लेकिन यहाँ सवाल बनता है ये कि गज ए सिकंदरी कितना लंबा था, कितना इंच का था। तो याद रखिएगा 15 इंच का था, है ना। 15 इंच सेकेंड ये था आपको, गज ए सिकंदरी जो था वो था सॉरी 30 इंच का, हमको थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। गज से कितना था, 30 इंच का था, है ना, गज ए सिकंदरी, है ना। तो यहाँ से सवाल बन रहता है। और कुछ बात बताते हैं गज सिकंदर साहब के बारे में, मतलब सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी जो है ना गज ए सिकंदरी के धारण के था पदवी धारण के था गज ए सिकंदरी का। और जो है ना पहली बार गुप्तचर विभाग की स्थापना किया था, गुप्तचर विभाग की स्थापना किया था। और कुशल सैनिक नेतृत्व की स्थापना किया था, मतलब सैनिक को ट्रेनिंग भी रहता था ये, है ना। तो इस सब की स्थापना किया है। और इसके बाद रखिएगा आगरा शहर की स्थापना किया था कब,
आगरा शहर की स्थापना किया है 1540 ईस्वी में, और 1506 में राजधानी बनाया। और रखना है कुतुब मीनार जो है ना उसका मरम्मत करवाया था ये सिकंदर लोदी, कुतुब मीनार के, है ना। तो यहाँ से रखना है। और इसके बारे में इसके शासनकाल में ना दो बुक है, दो बहुत बढ़िया फेमस कुछ बुक है, रखिएगा। एक है फरहंगे सिकंदरी, एक है फरहंगे सिकंदरी, और एक का नाम है लज्जत ए सिकंदर शाह। तो फरहंगे सिकंदरी और लज्जत ए सिकंदर शाह, ये दोनों बुक है ना। और फरहंगे सिकंदरी जो है वो आयुर्वेद का ग्रंथ है, आयुर्वेद का ग्रंथ है फरहंगे सिकंदरी। और एक बुक है आपका कौन, लज्जत ए सिकंदर शाह, ये गाना से संबंधित उसमें मतलब बात लिखा हुआ है, गान विद्या था इसमें, है ना। तो यहाँ से सब बात याद रखना है। इसका एक वजीर था, है ना, सिकंदर लोदी का, जिसका इसका वजीर जो है ना मोठ मंदिर बनवाया था, मोठ मंदिर बनवाया था ये। तो यहाँ से याद रखना है ये, है ना। और इसका सबसे फेमस क्वेश्चन ये है कि असम में उस समय था वो थी ज्वालामुखी मंदिर। तो असम के ज्वालामुखी मंदिर को जो है ना ये तोड़वा दिया, उसमें जो ईटा पत्थर बालू निकलता है उससे क्या किया, दे दिया कसाई लोग को कि इससे जो है ना मांस, गाय के मांस को तौलो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे खराब काम किया था वो, है ना। और एक काम किया था, जितना भी महिलाएं थी मुस्लिम महिला, उसको किसी भी संत और पीर के दरगाह पे आने से मना कर दिया था। और मुस्लिम को तजिया जो निकालता है मुस्लिम, उसको तजिया निकालने पर बैन लगा दिया था कि कोई तजिया नहीं निकालेगा अब से, है ना। तो ऐसे ऐसे ये काम किया है कौन, सिकंदर लोदी। और इसके बाद आया था कौन, सबसे फेमस, फेमस क्या फेमस तो नहीं है, इब्राहिम लोदी। लोदी मतलब सबसे अंतिम कौन, इब्राहिम लोदी। ये रहा था 1570 से लेकर रहा था 1526 ईस्वी तक। और इसी पर 1526 ईस्वी में जो है ना 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर इस पर आक्रमण कर दिया था। तो वहीं से इसका खत्म हो गया वंश, लोदी वंश का, या दिल्ली सल्तनत पूरा खत्म ही हो गया था, है ना। तो सवाल है लोदी वंश का अंतिम शासक था कौन, इब्राहिम लोदी, या दिल्ली सल्तनत का पूरा अंतिम शासक कौन, तो इब्राहिम लोदी 1526 खत्म हो गया था। बाबर इस पर अटैक कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। और अटैक इसलिए किया था ना कि यही इसका चाचा था, इसका एक चाचा था दौलत खान लोदी, वही इसको बाबर को बुलाया था कि इस पर आक्रमण करो, तो आक्रमण करके खत्म कर दिया था। तो ऐसे ऐसे सवाल यहाँ से बनता है। चलिए आगे बढ़ाते, बहुत हो गया इसमें बारे में। क्वेश्चन नंबर ये हो गया था आपका, कौन नंबर हो गया, कहाँ निकल गया, हाँ 21 नंबर हो गया था, 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि दीपक पूर्णिया का संबंध, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि दीपक पूर्णिया का संबंध किस खेल से है। ये तो मुक्केबाज ना था ये, हाँ मुक्केबाज था ये, सॉरी गलत मारा हुआ, इसमें कुश्ती होगा, हाँ दीपक पूर्णिया कुश्ती होगा। करंट अफेयर है, इसको आगे बढ़ाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संघटक होते हैं, कौन कौन होते हैं। देखो 12th बायोलॉजी पढ़ने के लिए पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पूरी डिटेल से, है ना, उसमें हम पढ़ाते हैं ये, है ना। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, कौन कौन, एक होता है जैव घटक और एक होता है अजैव घटक, है ना। जैव घटक और अजैव घटक दोनों होता है। जैसे जैव घटक में कौन कौन हो जाएगा, जैव घटक में कोई भी जीव हो गया, है ना। और अजैव में जैसे हो गया नदी हो गया, झरना हो गया, तालाब हो गया, पहाड़ हो गया, ये सब क्या है, अजैव घटक है। महासागर हो गया, ये सब अजैव घटक। तो पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक, जैविक और अजैविक। 24 क्वेश्चन में है कि इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका किस में है, तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका भारत में जो है ना, इसके ऑप्शन के हिसाब से बिहार में है, बिहार में। द्विसदनीय व्यवस्थापिका कहाँ कहाँ पे हम बोल देते हैं, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्थापिका का मतलब ये होता है कि उसमें दो सदन हो, हाँ। जैसे हम बोलते हैं केंद्र में एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, उसी प्रकार से राज्य में होता है विधानसभा, विधान परिषद। तो विधानसभा तो सब में है, जहाँ जहाँ पे मुख्यमंत्री रहेंगे, सीएम रहेंगे, विधानसभा रहेंगे, लेकिन सब में विधान परिषद नहीं होता है ना। तो विधान परिषद जो होता है ना, जो विधानसभा विधान परिषद दोनों है, तो उसको बोलते हैं द्विसदनीय। अगर सिर्फ विधानसभा है तो उसको बोलते हैं विधान एक सदनीय, है ना। तो विधान परिषद जो है सब राज्य में नहीं है, कुछ कुछ राज्य में, जैसे बोल देते हैं, जैसे बिहार में हो गया, है ना, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, एक हो गया आपका कर्नाटक, एक हो गया आपका यूपी, एक हो गया महाराष्ट्र, ये सब में है द्विसदनीय व्यवस्था, है ना। बिहार में कितना सीट है, विधान परिषद में 75 गो है, कर्नाटक में कितना है तो 75 गो है, आपको महाराष्ट्र में कितना है, तो महाराष्ट्र में है आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा कितना 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और एक और कहाँ पे चल जाए, कहाँ पे
ये कह जाते हैं यूपी में 99 गो है, कहीं कहीं में 100 गो लिखल रहता है ना, तो आप रखेंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है ना। नौकरशाही व्यवस्था जो नहीं है ना, वो स्वैच्छिक सदस्यता जो होता है ना, वो नहीं होता है। मतलब कि नौकरशाही व्यवस्था में, दफ्तरशाही व्यवस्था में जिसको बोलते हैं, उसमें अपने आप से आप किसी पद को नहीं ले सकते हैं। उसमें कम्पीट होता है, कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धाएं होती है, तब किसी पद को या किसी योग्यता को आप प्राप्त करते हैं, है ना। तो इसमें स्वैच्छिक योग्यता नहीं होता है, ठीक है ना। तो